हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर अ करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करो तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसको एक्सप्लेन किया था बायोट-सैवर्ट ने। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नाम पे बना हुआ है, तो उन दोनों ने एक्सप्लेन किया था कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इस डेरिवेशन को करने से पहले एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन करते हैं, जहां पे हमने निकाला था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, कि फॉर एग्जांपल एक वायर है, उस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, हमें इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हम क्या करते थे? हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते थे, कि एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया, उस पर चार्ज कितना ले लिया? dq। क्यों लिया? सच दैट dq बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, कि dq किसकी तरह बिहेव करेगा? एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। फिर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते थे क्या? कि dq, सपोज इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया था क्या? x स्क्वायर। फिर कंप्लीट के लिए हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन। यही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे किसमें? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, ये किसी विषय पर कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है आई, करंट पास कर रहा है आई। अब इसमें हमने पॉइंट चार्ज लिया था इस एलिमेंट को, तो ऐसे ही इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। अब छोटा सा एलिमेंट में करंट तो आई फ्लो कर रहा है, तो पूरी वायर में करंट आई फ्लो होगा, चाहे जो मर्जी एलिमेंट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, हर एक में करंट कितना होगा? आई। तो मैं इसकी सपोज लेंथ ले लेता हूं क्या? dl, कि ये जो छोटा सा हमने ये लिया एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है? dl। क्लियर? अब इस dl में से कितना करंट पास कर रहा है? आई। तो ये जो आई dl बनेगा ना, मतलब आई इंटू में dl, इसको बोलूंगा मैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको? करंट एलिमेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय जो छोटी सी लेंथ ली है। ये dl जो है, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। अगर दिक्कत हो रही है समझने में, इस डेरिवेशन को एक बार दोबारा देख लेना, कि हम छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, फिर क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन। इसमें क्या करेंगे हम? छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अब छोटा सा करंट तो ले नहीं सकते, क्यों? बिकॉज करंट तो पूरी वायर में क्या है? सेम। तो हम क्या लेते हैं? करंट एलिमेंट लेते हैं। अब जो करंट एलिमेंट है, पहले इसी की बात कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जो करंट एलिमेंट है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ द वायर। जो पोर्शन की हमने एलिमेंट लिया, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये बोल लो जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है। आई कैन से आई इंटू में dl। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या? करंट एलिमेंट। अब ये जो करंट एलिमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इस पे कोई डायरेक्शन होगी। तो इस करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम होगी जो हमारी करंट की डायरेक्शन है। देखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने पढ़ा था क्या? कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी चेंज होती है। तो हमने इसको वेक्टर बनाना, तो हमने करंट एलिमेंट बना लिया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी ले ली। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, बट आई dl की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एरो dl के ऊपर ही लगाना है। आई dl क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ करंट। और मैग्नीट्यूड क्या है? आई इंटू dl। और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है। अब सपोज करो कि फॉर एग्जांपल किसी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे करंट एलिमेंट लेना है। तो अगर कर्व्ड पोर्शन है, तो मैं अगर करंट एलिमेंट लूंगा तो उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन आएगी टेंजेंट। ड्रॉ कर दो। देखो, अगर स्ट्रेट पोर्शन है तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कर्व्ड पोर्शन आ गया, कि सपोज इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पे क्या ड्रॉ करेंगे हम? टेंजेंट। तो दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ आवर करंट एलिमेंट। और सिंपल dl लिख दो, बात एक ही है कि प्रोडक्ट जब करंट एलिमेंट निकालना दैट इज आई इंटू dl। और डिनोट अगर वेक्टर करना, सिंपल कर दो dl वेक्टर।
तो ये आप समझ आ गया करंट एलिमेंट क्या होता है और क्यों लिए, क्लियर हो गया कि छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरी के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे, बट ये मुझे तो समझ आ गया करंट एलिमेंट कि करंट एलिमेंट हमने क्या किया, एक छोटे सी लेंथ का एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। डीएल का मतलब जो लेंथ है वो अप्रोचेस टू 0। तो डीएल लिया, उसमें से करंट पास कर रहा है आई, तो करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आई इंटू डीएल, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ करंट। तो पहले इस करंट एलिमेंट को नोट कर लो, क्यों लिया, जैसे हम यहाँ पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, वैसे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, वैसे नोट कर लो। तो अब करंट एलिमेंट समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज किया इस करंट एलिमेंट से एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, इससे पॉइंट पी पे, और इसका एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, इस करंट एलिमेंट से लेके पी तक का। तो थीटा एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट और जो पोजीशन है उसके बीच में। तो एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर बोल लो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एंड करंट एलिमेंट, ठीक है। तो बायट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड को हम बी सिंबल से डिनोट करते हैं, किससे, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे करते थे, ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, ध्यान रखना। तो ये छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी सी, मतलब बहुत कम वैल्यू प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, मैं लिख लिया सपोज DB की बहुत छोटी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड, B रिप्रेजेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, ये सारा एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है, ठीक है, कि जितनी ज्यादा इस एलिमेंट की लेंथ होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कि साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड करती है। देन DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। क्लियर हो गया, जितना करंट ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जितनी करंट एलिमेंट की लेंथ ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ये थीटा पे डिपेंड करती है। देन ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। देन सबको कंबाइन करके लिखो तो क्या आएगा, DB is directly proportional to IDL sin थीटा बाय आर स्क्वेयर, आएगा ये। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो तो कांस्टेंट आएगा, देखो मैंने सबको कंबाइन कर दिया, आइडियल sin थीटा बाय आर स्क्वेयर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया के IDL sin थीटा बाय आर स्क्वेयर। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर बायट-सावर्ट लॉ, यही है बायट-सावर्ट लॉ, ठीक है, दिस इज बायट-सावर्ट लॉ। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया उसकी बात करते हैं। जो ये के होता है, अगर वायर के सराउंडिंग में वैक्यूम है या एयर है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो के की वैल्यू फॉर वैक्यूम और एयर के लिए भी लगभग सेम होती है। ये वैल्यू होती है मेरी म्यू नोड ओवर 4 पाई। म्यू नोड जैसे तुमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था, और के क्या होता था वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था ना वहां पे, परमिटिविटी याद है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ पे क्या आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। अब इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए 10⁻⁻7 होती है। के की वैल्यू बोल लो या म्यू नॉट बाय 4 पाई बोल लो, बट फॉर वैक्यूम, ये नोट लगा है ना, इसका मतलब किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अब मुझे यूनिट चाहिए इस के की, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट के लिए, DB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो के की फॉर्मूला वैल्यू देखो आएगा DB इंटू में
आर स्क्वेयर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पिछले लेक्चर में बताई थी मैंने, क्या होती है? टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो पुट करो टेस्ला इनटू में डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, करंट की यूनिट एम्पियर, डीएल इज लेंथ अगेन मीटर, साइन थीटा इज यूनिटलेस, तो कैंसिल। तो क्या आ गई? टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1। तो क्या आ गई वैल्यू? टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1। तो अगर मैं बायोट सेवर्ट लॉ को कंप्लीट लिखूं तो कैसे लिखते हैं इसको? बट जब वैक्यूम है इधर उधर या एयर हो, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई की के की वैल्यू पुट कर दी, आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो दिस इज विल बी द स्टेटमेंट ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। क्लियर हुआ? समझ आ गया? बट ये वैल्यू सिर्फ किसके लिए है? अगर यहाँ म्यू नॉट लगा है तो ये वैल्यू सिर्फ किसके लिए है? जब सराउंडिंग में क्या हो? वैक्यूम। कोई और मीडियम आ जाए तो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे हम कि क्या होगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लो। अब बायोट सेवर्ट लॉ की स्टेटमेंट समझ आ गई। अब पढ़ते हैं म्यू नोड क्या है। दिस म्यू नोड इज नोन एज परमिएबिलिटी, कि म्यू तो होगा परमिएबिलिटी के लिए, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अगर यहां लिखा होता म्यू एम तो दिट विल बी परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो म्यू पे डिपेंड कर रही है। अभी म्यू नॉट है, कोई मीडियम होता तो म्यू एम होता, मतलब हर एक मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। वो अगले चैप्टर में डिस्कस करना है हमने। ठीक है, अब डिपेंड करता है परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिटिविटी क्या होती थी कि कोई मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, और आई कैसे कोई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। परमिएबिलिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, वो कौन डिसाइड करता है? परमिएबिलिटी। इसकी पूरी डिस्कशन अगले चैप्टर में है कि किस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या याद रखना? परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines the strength of magnetic field in that medium। clear? और इस म्यू नोड की वैल्यू क्या होती है? नाउ के की वैल्यू क्या थी? म्यू नोड बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू थी 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1। तो म्यू नोड क्या हो गया? म्यू नोड की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नोड। ठीक है, क्लियर? तो समझ आ गया म्यू नोड क्या होता है। अब इस बायोट सेवर्ट लॉ को मैं लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था वेक्टर फॉर्म में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे। अब जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में है? जो थीटा एंगल मैंने बोला था किसके बीच में है? थीटा एंगल जो है दैट इज बिटवीन आई डी एल एंड आर वेक्टर। तो मुझे ऊपर आर चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है क्या? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। डायरेक्शन देता है एन कैप, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड देता है। तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ें तो डी बी विल बी इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे इसको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ा अभी पता लगेगा। तो क्या बन जाएगा? देखो इसको लिखता हूँ मैं, डी एल साइन थीटा इंटू आर, डी एल साइन थीटा इंटू आर, ए बी साइन थीटा, दैट विल बी ए क्रॉस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो म्यू नोड बाय 4 पाई, तो एज इट इज आ गया, ये आई आ गया। यहाँ क्या बनेगा? डी एल क्रॉस आर वेक्टर, बिकॉज ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो वही तो बन रहा है, डी एल इंटू में आर इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या आ गया? आर क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। सीबीएसई में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि राइट बायोट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। इसकी हेल्प से हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म।
कि इसकी हेल्प से हम उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया? नोट कर लो इसे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, जिससे करंट पास कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे तो कर्व था, बट यहाँ बात करते हैं स्ट्रेट। सपोज मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और एक सपोज पी यहाँ पे लिया हुआ था, यहाँ से पी तक का आर वेक्टर ड्रॉ किया, और इस एंगल को हम क्या लिखते थे? थीटा लिखते थे, थीटा। अब इस एंगल को थीटा लिख दिया। ऑन द एक्सिस का मतलब है कि जो पॉइंट है वो या तो यहाँ आ गया ए पॉइंट पे, या वो यहाँ आ गया किस पे? बी पॉइंट पे। जब ए पॉइंट पे आएगा तो पी पॉइंट यहाँ आ गया, ऐसे इस लाइन को यहाँ ले आओ तो थीटा कितना हो जाएगा? ए पॉइंट के लिए देखो थीटा 0 हो जाएगा, कि जिस डायरेक्शन में डी एल है उसी डायरेक्शन में आर आ गया तो 0 हो गया। अगर पॉइंट आ गया बी पॉइंट पे तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इस पी पॉइंट को यहाँ ले आओ, उठा के थीटा कितना हो गया? 180। यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा 180, बट साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो इसमें पुट करेंगे जब डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, साइन 0 पुट कर लो या साइन 180 पुट कर लो, बात एक ही है, तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आएगी? 0। और आई कैन से बी इज इक्वल टू 0, कि एक्सिस ऑफ कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। मतलब इस ए पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस बी पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बिकॉज दे बोथ लाई ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि एक्सिस ऑफ कंडक्टर जब भी आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों 0 होगी, समझ आ गया? बिकॉज थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, और दोनों में साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर? कि इस पे मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ इसकी वायर के ऊपर, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी? वो 0 आएगी। क्लियर? क्यों 0 आएगी? बिकॉज डी एल और आर या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और आई कैन से थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा, और दोनों में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ये तुम्हारे न्यूमेरिकल पर्पज में काम आएगा। नोट कर लो इसे। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए बाहर से वर्ड होगी, क्योंकि उससे डायरेक्शन फाइंड आउट होती है। तो डी बी वेक्टर क्या लिखी थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। थोड़ा सा +1 में चलते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा, पता भी लग जाएगा। तुमने वहाँ पे पढ़ा था सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अगर इधर ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, तो थीटा की डायरेक्शन किधर लेते थे? ए से बी, बिकॉज ए क्रॉस बी हो रहा है ना, तो ए से बी की तरफ। अगर यही होता, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, बट दोबारा देख लो, बच्चे भूल जाते हैं। बी क्रॉस ए होता तो बी और ए वेक्टर, तो ये अब इधर आता है ऐसे थीटा, कि जिस वेक्टर से स्टार्ट, जिसके पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट के उससे स्टार्ट करके दूसरे पे टर्मिनेट करना है थीटा। और ये सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ये निकालते थे राइट हैंड थंब रूल, कि राइट हैंड का थंब रूल है ना, उसको यहाँ पे रखो ऐसे थीटा के सामने, फिंगर्स को कर्ल करो थीटा की डायरेक्शन में, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल किया थीटा की डायरेक्शन में, जो थंब है वो सी की डायरेक्शन देगा। तो थंब किस तरफ आ रहा है? आउटवर्ड्स। क्लियर? कि थीटा की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया, थीटा ऐसे है ना, थंब किस तरफ आया? आउटवर्ड्स। तो इस केस में सी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स टू द बोर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ। मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे। इस केस में सी वेक्टर की डायरेक्शन देखो, फिंगर्स को कर्ल करना थीटा की डायरेक्शन में, तो ऐसे हो रही है करनी, तो किधर आए? इनवर्ड्स। तो इस केस में सी वेक्टर किधर आया? इनवर्ड्स। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? तो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल, या एक और रूल होता है दैट इज स्क्रू रूल, कि इस डायरेक्शन में जब स्क्रू को करते हैं टाइट करो, या वो स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट करो, तो देखो किस तरफ आएगा? वो बाहर की तरफ आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ सी वेक्टर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करेंगे तो सी किधर जाएगा? अंदर की तरफ।
तो मतलब सी की डायरेक्शन किस तरफ, अंदर की तरफ। अब एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है, हम फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो क्या बोलोगे कि सर ऐसे वेक्टर को ड्रॉ कर दो राइट की तरफ। एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ऐसे ड्रॉ कर दो। अब मैं बोलूँ यार एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ना परपेंडिकुलर इनवर्स है, मतलब ऐसे है, इनवर्स है, ठीक है। अब जब इनवर्स है तो उसको डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, उसको डायरेक्शन को शो करते हैं क्रॉस लगा के, कि एरो अंदर की तरफ जा रहा है, एरो अंदर की तरफ जा रहा है, कि एरो का जब पिछला एंड देखते हैं हमें क्या दिखता है, क्रॉस, तो इसलिए क्रॉस दिखा रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड्स। और अगर बाहर की तरफ हो तो एरो बाहर की तरफ आ रहा है, हमें क्या दिखेगी, एक डॉट दिखेगी एरो का पॉइंट। तो अगर बाहर की तरफ वेक्टर बनाना हो तो हम ऐसे करेंगे कि डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड्स। मतलब इस केस में किधर थी, आउटवर्ड्स, तो मैं सी वेक्टर के लिए क्या बनाऊंगा, डॉट। इस वेक्टर में सी के लिए क्या बनाऊंगा मैं, क्रॉस, कि किस तरफ है, इनवर्ड्स। ये चीज़ प्लस वन में समझाई हुई है बट बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए नोट कर लो दोबारा। और एक चीज़ और पता लगती है यहाँ से, जो सी वेक्टर है, देखो सी वेक्टर ऐसे आएगा ना बाहर की तरफ इसमें, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो बी के भी परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी। देखो ये सी है, ये ए के परपेंडिकुलर है, अगर बी ऐसे तो उसके भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो सी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और आई कैन से सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन में है ना ए और बी, इस प्लेन बोर्ड वाले में, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये तो मैंने बेसिक रूल समझा दिया। अब जो डी बी है दैट इज डी एल क्रॉस आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी और आर के भी परपेंडिकुलर होगी। यहां से रिलेट करो चीज को। एंड सेकंड चीज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में बनाना है, अब प्रोडक्ट क्या है, डी एल क्रॉस आर। अच्छा बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ना कई बार लिख देते हैं डी एल क्रॉस आर, अरे वो गलत है, बिकॉज ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। तो डी एल सॉरी, इसको तुमने अगर लिख दिया आर क्रॉस डी एल, कि म्यू नॉट आई आर क्रॉस डी एल, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्लियर। अब थीटा कहाँ से कहाँ, डीएल से आर की तरफ, तो डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ। तो जब ऐसे फिंगर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, इनवर्ड्स आई ना, देखो कर्ल किया फिंगर को, किधर आई, इनवर्ड्स। तो इनवर्ड्स आई तो मतलब पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, इनवर्ड्स। तो मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। ठीक है। अगर पी पॉइंट यहाँ पे होता कहीं पे, अब थीटा किधर, डीएल अगेन इधर, आर इधर बना, तो थीटा डीएल से आर की तरफ ऐसे बनता। अब जब थीटा डीएल से आर की तरफ बना तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई, आउटवर्ड्स। तो मैं क्या लगा दूंगा, एक डॉट। क्या लगाएंगे हम, एक डॉट, कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये पूरे चैप्टर में यूज होना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू आर। और मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के परपेंडिकुलर है, या जिस प्लेन में दोनों है इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर आ रही है, तो इस आर के तो परपेंडिकुलर है ही, इस डीएल के भी क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल के और आर के दोनों के परपेंडिकुलर है, और एज वेल एज इसकी डायरेक्शन कैसे देते हैं हम, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ अंदर जाएगा, इस डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाओ बाहर आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नोड आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। बट कब, जब वैक्यूम हो। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर में स्ट्रेट दिखा दूँ, यहाँ मैं डी एल एलिमेंट ड्रॉ कर लूँ। ठीक है। इससे पी पॉइंट पे ये एंगल थीटा था और ये आर वेक्टर यही था ना, और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई। तो जब पॉइंट इसकी एक्सिस पे कहीं भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, क्योंकि ऑन द एक्सिस अभी डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड 0, अभी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। अब इफ थीटा इज 90, थीटा इज 90 मतलब यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, तो साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, म्यू नोड आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी, ऑन द एक्सिस, और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे, जब जो मेरा पॉइंट है वो करंट एलिमेंट के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन शो होगा, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फोटो शो होगी, क्या गिवन है कि डेल्टा एल है करंट एलिमेंट, वो डेल्टा एक्स इंटू आई कैप प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर उसको करंट पास कर रहा है उसमें 20 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। डेल्टा एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के लोगे ना, आई कैप का मतलब, तो यहाँ पे सपोज एक करंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, 0.5 मीटर पे, ठीक है। तो करंट एलिमेंट से डिस्टेंस क्या लेते थे, आर, तो आर कितना गिवन है 0.5, करंट गिवन है 20 एम्पियर। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा किसके बीच में एंगल था, डी एल और आर के बीच में। तो इस कंडक्टर से करंट कैसे पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में, डी एल की डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स आई कैप लिखा हुआ है। समझ आ गया कि करंट किस डायरेक्शन में है, जिस तरफ डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या होती थी, करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट है अलोंग एक्स एक्सिस। तो थीटा किसके बीच में एंगल है, डी एल और आर में, तो कितना है 90। समझ आ गया, थीटा एंगल ध्यान से लेना किसके बीच में है, डी एल और आर, तो थीटा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, छोटे से एलिमेंट की वजह से बाइट से लग जाएगा, म्यू नोड आई डी एल साइन 90 बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। अब एक गलती जो बच्चे करते हैं, ये म्यू नोड बाई 4 पाई की वैल्यू पुट करनी है, कितनी, 10⁻⁻⁷, कुछ नहीं गिवन, मतलब वैक्यूम है बाय डिफॉल्ट। आई करंट कितना है 10 एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर। डीएल कितना है, डेल्टा एल या डीएल, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो करंट एलिमेंट। डेल्टा एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू आई कैप, आई कैप छोड़ो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर है। देखो ना यहाँ से डेल्टा एल क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर है डेल्टा एक्स की वैल्यू, 1 सेंटीमीटर आई कैप। इसकी यूनिट चेंज करनी है मुझे डेल्टा एल की, तो क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² मीटर। ऐसा यूनिट भी चेंज कर दिया, बिकॉज ये ऐसा इनपुट कर रहे हैं ना के की वैल्यू। साइन 91 हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी टेस्ला में, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या निकालना है, अब निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन के 2 रूल्स निकालूंगा, जिससे समझ आए कर लेना। पहला तो राइट हैंड थंब रूल, कि थीटा किस तरफ, डी एल से आर की तरफ, तो थीटा इधर ऐसे, थीटा इधर ना डी एल से आर की तरफ, ये करंट इधर है डी एल से आर की तरफ, तो इधर से आर की तरफ मतलब इस तरफ, तो अलोंग जेड एक्सिस होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस देखते हैं। अब मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट बाय डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो इसको रफ में कर लेना, डीएल की डायरेक्शन किधर है, देखो आई कैप है ना, डीएल की डायरेक्शन तो गिवन है। अब ये वाई एक्सिस के लोग है, तो आर इस तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो गए, आर इस तरफ जाएगा अगर वेक्टर की बात करें पोजीशन तक। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आता है, जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, ठीक है। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आई, मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड बोली है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन ही बतानी है, ठीक है। तो जब आंसर लिखोगे कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू आएगी इनटू के कैप टेस्ला। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना।
क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और शो होगा, वो खुद ट्राई करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही था। लेक्चर था हमारा किसके ऊपर, पूरा लेक्चर बायोट सेवर्ट लॉ के ऊपर था। क्यों किया, हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब अगले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ेंगे, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाले, फिर पूरे वायर की वजह से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको हमने क्या बोला, करंट एलिमेंट। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, दैट इज नोन एज करंट एलिमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ क्या होता है, करंट होता है। क्लियर। देन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ा हमने वेक्टर फॉर्म में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म वाला नोट कर लेना, सीबीएसई में आया हुआ है। देन हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डीएल से आर की तरफ थीटा ड्रॉ करो, राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।